हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग बहुलक को समाप्त करेंगे, पॉलीमर को समाप्त करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट है, आखिरी पार्ट है। हम लोगों ने पार्ट 2 तक मिला करके देखा था 70 सवालों को। आज हम लोग चलेंगे 71 से और जाएंगे लास्ट 104 तक, यानी इस पूरे चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे 104 सवाल। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? पिछले वीडियो में मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, ठीक है, और वहाँ पर मैंने आंसर सी भी लिख दिया था। मुझे खुद नहीं मालूम चला, मैं फ्लो में बोल गया और आंसर भी लिख गया। तो तमिलनाडु आंसर तो मैंने लिख ही दिया था, आपने देखा ही होगा। तो मुझे पता नहीं चला कि मैंने सी यहाँ पर लिखा है। होता है ना कि फ्लो में आप आगे बढ़ते चले जाते हो, क्या लिख दिया आपने कभी और क्या बोल दिया खुद को मालूम नहीं चलता है। ये बाद में पता लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं तो ऐसा हो जाता है। आज का देखो नया सवाल क्या है आपके लिए, जो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये किसका भाग है? प्रोस्टेट ग्लैंड ये किसका भाग है? तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र या फिर नर जनन तंत्र? नर जनन तंत्र या फिर प्रजनन तंत्र, बात एक ही है। बताइए इसका आंसर क्या है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अच्छा, अब मुझे याद आया। देखो मैं यहाँ सी लिखा था ना, कमेंट के लिए लिखा था, ठीक है, कि आप कमेंट करो, ठीक है। वो मैंने आंसर नहीं लिखा था। अब ये हो गया कि 80 नंबर में उसका आंसर था। समझ में आया ना? मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। मैंने लिखा कि आप कमेंट करो, सी फॉर कमेंट, सी स्टैंड्स फॉर कमेंट, ठीक है, कि आप कमेंट करो। लेकिन वहाँ पर आंसर सी था, तो आपने सोच लिया कि अरे मैंने आंसर बता दिया आपको सी। तो यहाँ पर जब मैं सी लिखता हूँ ना तो वो कमेंट होता है, ठीक है। वही मैं सोचूं कि आंसर मैंने कैसे बता दिया। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया कि वहाँ मैंने आंसर नहीं बताया था। अब आते हैं आज के पहले सवाल पर। 70 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। वल्कनीकरण रबर को बनाता है, वल्कनाइजेशन से रबर हो जाता है मोर इलास्टिक, ठीक है, और कठोर। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। वल्कनाइजेशन के बाद जो रबर है वो और भी ज़्यादा प्रत्यास्थ हो जाता है और कठोर हो जाता है। वल्कनाइजेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। निम्न में कौन एक कृत्रिम चमड़ा है जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है? कौन एक कृत्रिम चमड़ा है जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है? सेमी सिंथेटिक के अंदर आपने पढ़ा था सेलुलोज एसीटेट, जिससे बनता है ये रेयॉन, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशम। एक और आपने पढ़ा था क्या? सेलुलोज नाइट्रेट, इससे बनता है रेक्सिन। तो रेक्सिन ये कृत्रिम चमड़ा है जो बनता है सेलुलोज नाइट्रेट से। निम्न में कौन लेटेक्स से प्राप्त होता है? तो लेटेक्स से प्राप्त होता है प्राकृतिक रबर। सी हमारा आंसर हो जाएगा। पॉलीसिस आइसोप्रीन इसका रासायनिक नाम होता है। ब्यूना एस, ब्यूना एन, थाइकोल ये सारे हैं संश्लेषित रबर। कार्बन रेशे के संदर्भ में असत्य चुने। कार्बन रेशे ये कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं, मतलब कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। कार्बन रेशे को ना ग्रेफाइट फाइबर भी कहा जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है। इनका संक्षारण नहीं होता है, तो ये भी सही है। ये संश्लिष्ट रेशे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जो कार्बन फाइबर है ये सिंथेटिक फाइबर है। यहाँ लिखा हुआ है कि सिंथेटिक फाइबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जो कार्बन फाइबर है ना ये स्टील से भी हल्का होता है। जो कार्बन फाइबर है ये स्टील से भी हल्का होता है, और स्टील जितना मजबूत होता है उसके 5 गुना ज़्यादा ये मजबूत होता है। तो हल्का होता है, काफ़ी मजबूत होता है, और इसका उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष यान में। अंतरिक्ष यान में उन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो काफ़ी लाइट वेट होता है। तो अंतरिक्ष यान में इसका इस्तेमाल होता है, खेल कूद सामग्री बनाने में होता है, तो ये सही है। निम्न में किसका उपयोग शीटों और ब्रश बनाने के लिए किया जाता है? तो ये है नाइलॉन 66, इसका इस्तेमाल कपड़ों में होता है, शीटों में होता है, और ये शूकों में होता है। इन सबको बनाने में होता है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। केवलर के बारे में आपने देखा था कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका उपयोग होता है। पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट का उपयोग डैश बनाने में किया जाता है। पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट शॉर्ट में पीईटी लिखते हैं, इस रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। आपको ये रिएक्शन याद होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल एक मोनोमर है, दूसरा है टेरेप्थैलिक एसिड, और बनता है यहाँ पर टेरेलिन। मैंने आपसे ये भी कहा था कि यहाँ पर एस्टर लिंकेज बनता है, तो यहाँ जो बहुलक बना वो क्या हो गया? पॉलीएस्टर हो गया। यहाँ पर आप ये जो टेरेलिन लिखा हुआ है या फिर डैक्रोन लिखा हुआ है, इसके स्थान पर आप पीईटी भी लिख सकते हो। ये
पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट, ये जो है ये क्या है, बहुलक है इन्हीं दोनों मोनोमर का। ये भी पॉलिएस्टर है, ये भी पॉलिएस्टर है, ये भी पॉलिएस्टर है, लेकिन टेरेलिन डैक्रोन जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब सीधा हो जाता है फाइबर से। ये पॉलिएस्टर में फाइबर है, और जब हम पीईटी बोलते हैं तो हमारा मतलब हो जाता है कि ये पॉलिएस्टर का थर्मोप्लास्टिक है। देखिए पॉलिएस्टर का सीधा सा मतलब है कि एस्टर लिंकेज होगा, ठीक है, एस्टर लिंकेज होगा। ये मत समझिएगा कि पॉलिएस्टर का मतलब हमेशा फाइबर होगा, एस्टर लिंकेज है इसलिए पॉलिएस्टर बोलते हैं। तो पीईटी हम ये एब्रीविएशन यूज करते हैं, या फिर बोल दो पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है थर्मोप्लास्टिक से। जब हम टेरेलिन डैक्रोन बोलते हैं तब हमारा मतलब होता है फाइबर से। तो पीईटी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये पानी का बोतल बनाने में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन जैव अपघटनकारी बहुलक नहीं है? बोला है कौन नहीं है जैव अपघटनकारी। जैव अपघटनकारी का मतलब हो गया कि जिसका जीव अपघटन नहीं कर पाएगा। जीव जिसका अपघटन नहीं कर पाएगा उस बहुलक के बारे में बताना है, या फिर सीधा बोल दो कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। याद रखिएगा सेलुलोज तो है ही, जो भी प्राकृतिक रूप से बहुलक मिलने वाला है ना वो सारे अपघटनकारी हो जाएंगे। तो सेलुलोज तो है ही, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटायरेट, इन दोनों का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। ये दोनों ही बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, जैव अपघटनकारी बहुलक है। सेलुलोज भी है, पॉलीथीन नहीं है, ये बात आप पहले से भी जानते हो। तो डी हमारा आंसर। सिल्क या रेशम के बारे में असत्य कथन चुने। यह प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। तो सिल्क या फिर रेशम, ये रेशा है, प्राकृतिक रेशा है, और प्रोटीन रेशा है, मतलब प्रोटीन से बनता है। यह रेशम की कीड़ों द्वारा प्राप्त होता है, या फिर बोल दो कीटों के द्वारा प्राप्त होता है, तो ये सही है। इसे सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। सिल्क को स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर कहा जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है, तो गलत हो जाएगा। डी हमारा आंसर, ये गलत है। निम्न में से किस रेशे को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है? ये कहा जाता है रेयन को, जो बनता है सेलुलोज से। डैश से बनी वस्त्रों पर जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आप पॉलिस्टर के कपड़ों को, मतलब डैक्रोन, टेरिलिन से बने कपड़ों को अगर आप मोड़ोगे तो उस पर क्रीज नहीं आते हैं, मतलब रिंकल्ड फ्री होते हैं वो, ठीक है, वो रिंकल्ड फ्री होते हैं। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डैक्रोन या टेरिलिन क्या है, पॉलिस्टर है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक डैश का धागा इस्पात के तार से भी मजबूत होता है। इनमें से कौन है जिसका एक धागा इस्पात के तार से भी मजबूत होता है? यह है नायलॉन। क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उसे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? तो आंसर है यस, सच में ये बहुत ही मजबूत होते हैं। लिखा है ना, एक नायलॉन का धागा इस्पात के तार से भी मजबूत होता है, तो ये सही है। ये क्लास 8th में आप पढ़ोगे ना तो ये आपको मिलेगा। बी हमारा आंसर। वल्कनीकरण की प्रक्रिया की खोज किसने की? वल्कनीकरण यानी कि वल्केनाइजेशन प्रोसेस की खोज किसने की? तो ये है चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर। निम्न में कौन जैव बहुलक नहीं है? जैव बहुलक मतलब जो जीवों से मिलता है, यानी कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तब जाके प्रोटीन बनता है, तो इसका मोनोमर यूनिट अमीनो एसिड हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है ये, यानी कि जैसे कि आरएनए, डीएनए, ये सब। सेलुलोज भी है, ग्लूकोज का बहुलक। ये सारे प्राकृतिक बहुलक है, मतलब ये सारे क्या है, जैव बहुलक है। नियोप्रीन नहीं है, नियोप्रीन ये सिंथेटिक रबर है। निम्न में कौन लीनियर बहुलक है? निम्न में कौन लीनियर बहुलक है? तो नायलॉन हमारा आंसर हो जाएगा। ये लीनियर पॉलीमर है। ग्लिप्टल, जिसे आप एल्काइड रेजिन भी याद रखेंगे, बेकेलाइट, मेलामाइन, इन सब में क्या होता है, क्रॉस लिंकेज होता है। ये तिर्यक बंद बहुलक है। निम्न में कौन थाइकोल रबर के बारे में असत्य है? निम्न में कौन थाइकोल रबर के बारे में असत्य है? यह प्राकृतिक रबर है, गलत हो जाएगा, मतलब यही हमारा आंसर। यह संश्लेषित रबर है, सही है। यह संघनन बहुलक है, सही है। मोनोमर यूनिट्स आपको नहीं याद रखने हैं, बस इतना याद रखो कि यहाँ भी क्रॉस लिंकिंग करवाया जाता है, मतलब थाइकोल को प्राप्त करने के लिए भी क्रॉस लिंकिंग करवाया जाता है और इस्तेमाल होता है सल्फर का। यह तेल के लिए प्रतिरोधी होता है, मतलब तेल से ये खराब नहीं होता है, ठीक है, तेल इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो डी भी सही है, आंसर ए। निम्न में कौन योगात्मक बहुलक नहीं है? कौन एडिशन पॉलीमर नहीं है? पीवीसी है, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन जैसे कि पॉलीइथाइलिन होता है ना, वैसे पॉलीप्रोपाइलीन है।
तो यहाँ पर मोनोमर यूनिट प्रोपाइलिन होता है, या फिर बोल दो प्रोपीन, ठीक है, या फिर बोल दो प्रोपीन। 3 कार्बन वाला एल्कीन। पॉलीस्टाइरीन, ये भी क्या है, एडिशन पॉलीमर है। बी हमारा आंसर, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। गट्टा पर्चा नहीं है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि जो नेचुरल रबर होता है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सिस पोली आइसोप्रीन, यही होता है। मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम में पोली आइसोप्रीन भी आ सकता है, बट आप ये पूरा नाम ध्यान में रखो, सिस पोली आइसोप्रीन, क्योंकि ट्रांस पोली आइसोप्रीन, ट्रांस पोली आइसोप्रीन ये होता है गट्टा पर्चा। सिस पोली आइसोप्रीन कहलाएगा नेचुरल रबर, ट्रांस पोली आइसोप्रीन कहलाएगा गट्टा पर्चा। तो ये ट्रांस पोली आइसोप्रीन है, ठीक है, हमें चूज करना है कि गट्टा पर्चा नहीं है। तो ये ट्रांस पोली आइसोप्रीन है। जैसे नेचुरल रबर प्राकृतिक रूप से मिलता है, वैसे ही गट्टा पर्चा प्राकृतिक रूप से मिलता है। नेचुरल रबर भी पेड़ों से प्राप्त होता है, ये भी पेड़ों से प्राप्त होता है। नेचुरल रबर भी हमें लेटेक्स से मिलता है, इसके लेटेक्स को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक लेटेक्स। एक संश्लेषित बहुलक ये नहीं है, सिंथेटिक पॉलीमर ये नहीं है, ये नेचुरल पॉलीमर है। गट्टा पर्चा रबर से ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, गट्टा पर्चा रबर से हार्ड होता है। प्राकृतिक रेशम यानी कि सिल्क, सिल्क के बारे में आपने देखा कि प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन में होता है पेप्टाइड लिंकेज। जैसे आपने देखा कि अगर एस्टर लिंकेज है तो उसे हम पॉलिस्टर बोल देते हैं, वैसे ही प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज होता है तो हम इसे पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं। तो ये सही है। उसके बाद कृत्रिम रेशम हम लोग बोलते हैं रेयॉन को। रेयॉन आपने देखा कि सेलुलोज से बनता है, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है जो कि ग्लूकोज का बहुलक है, तो ये भी सही है। प्राकृतिक रबर होता है सिस पोली आइसोप्रीन, बट यहाँ लिखा है ट्रांस पोली आइसोप्रीन। ट्रांस पोली आइसोप्रीन अभी आपने देखा ये होता है गट्टा पर्चा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा आंसर। ऊन और चमड़ा ये भी प्रोटीन से ही बनते हैं, ये भी प्रोटीन पॉलीमर्स है दोनों, और प्रोटीन में होता है पेप्टाइड लिंकेज, तो ये भी पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड पॉलीमर्स बोल सकते हैं। और जो पॉलीपेप्टाइड होता है ना वो पॉलीएमाइड भी होता है, तो डी हमारा सही है, आंसर सी हो जाएगा। पॉलीएमाइड के ही अंदर पॉलीपेप्टाइड भी आता है। सबसे कमजोर अंतराणविक बल उपस्थित है, मतलब वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स उपस्थित है। सबसे मजबूत होता है थर्मोसेटिंग में, उससे कमजोर होता है फाइबर, उससे कमजोर होता है थर्मोप्लास्टिक, और सबसे कमजोर होता है इलास्टोमर, तो डी आंसर। थर्मोसेटिंग बहुलक तिर्यक बंध बहुलक है, यानी कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, सही है। गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है, ये भी सही है। थर्मोप्लास्टिक होता है, ये नहीं होता है। इसको दोबारा नहीं ढाला जा सकता, तो ये भी सही है। थर्मोप्लास्टिक को ढाल सकते हैं, इसको ढाल नहीं सकते हैं दोबारा गला करके। इनमें से सभी सही है, तो डी आंसर। एबोनाइट है, एबोनाइट उच्च वल्कनीकृत रबर है, यानी कि हाईली वल्कनाइज्ड रबर है। जो एबोनाइट है ना, ये तो ब्रांड का नाम है। आपने बहुत सारे पॉलीमर्स अब ऐसे देखे हैं जो ब्रांड का नाम था, जैसे कि आपने देखा लेक्सन, आपने देखा थायोकोल, आपने देखा डैक्रोन, ये सारे ब्रांड के ही नाम हैं, ठीक है, ये सारे ब्रांड्स हैं। ऐसे ही एबोनाइट भी क्या है, ब्रांड है, जो कि एक हार्ड रबर है। हार्ड रबर का ही ये क्या है, ब्रांड है। और ये हार्ड कैसे बना, वल्कनाइजेशन के द्वारा, तो ये हाईली वल्कनाइज्ड रबर है, तो सी हमारा आंसर। निम्न में कौन सेलुलोज से निर्मित बहुलक है? रेशम प्रोटीन से निर्मित है, ऊन प्रोटीन से निर्मित है, वसा तो बहुलक है ही नहीं, कपास सेलुलोज से बनता है, तो डी हमारा आंसर। रेशम की खोज कहाँ हुई थी? रेशम की खोज हुई थी चीन में, ए आंसर। डैश प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था? पहली बार 1931 में एक रेशा तैयार किया गया जिसमें प्राकृतिक पदार्थ का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था एयर का, कोयले का, पानी का। प्राकृतिक का मतलब समझ रहे हो ना, पेड़ों से और जानवरों से प्राप्त चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आप बोलेंगे सर कोयला भी तो प्राकृतिक का देन है, पानी भी तो भगवान का ही दिया हुआ है, हवा भी तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो यहाँ प्राकृतिक का मतलब ये हो गया कि जानवरों से और पौधों से प्राप्त चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। तो
ये है नाइलोन। ठीक है, तो नाइलोन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। पॉलीकोट पॉलिस्टर और डैश का मिश्रण है, नाम में ही छुपा हुआ है पॉलीकोट। तो पॉली का मतलब पॉलिस्टर और कॉट का मतलब कॉटन, कपास। बी आंसर। पॉलीवुल पॉलिस्टर और डैश का मिश्रण है पॉलीवुल। यहाँ भी पॉली का मतलब पॉलिस्टर और वुल का मतलब वुल, ऊन। तो ए आंसर। निम्न में से किसे कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है? आर्टिफिशियल वुल भी कहा जाता है। आपने देखा आर्टिफिशियल सिल्क जो था रेयन, यह है आर्टिफिशियल वुल यानी कि कृत्रिम ऊन। तो यह है एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या होता है? आपने देखा था ना पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्लोन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रिलन बोलते हैं। इसी को हम लोग एक्राइलिक भी बोलते हैं, एक्राइलिक फाइबर। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यही है जो आर्टिफिशियल वुल भी कहलाता है। प्रयोगशाला में, रसोई घरों में कार्य करते समय कौन से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए? तो यहाँ देखो, इस लड़की को अब समझ में आया कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहन, क्योंकि पॉलिस्टर से बने जो वस्त्र होते हैं वो पिघलने लगते हैं, तो बॉडी में चिपकने लग जाएंगे वो, इसीलिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा संश्लेषित रेशे के, सी हमारा आंसर। कपास, ऊन, रेशम ये सारे प्राकृतिक फाइबर हैं, ये सारे प्राकृतिक रेशे हैं, नेचुरल फाइबर हैं। तो इनका जलना अलग होता है और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनका जलना अलग होता है, दोनों अलग प्रकार से जलते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो जलते हैं, पिघलते हैं और बॉडी में वो चिपकने लगते हैं। तो सी हमारा आंसर। इसीलिए कहा जाता है कि खाना पकाते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। सभी संश्लेषित रेशे डैश से तैयार किए जाते हैं। सभी संश्लेषित रेशे ये तैयार किए जाते हैं पेट्रो रसायन से। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। पेट्रो रसायन यानी कि पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के दौरान बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जिनका इस्तेमाल एज ए फ्यूल नहीं होता है, फ्यूल में इनका इस्तेमाल नहीं होता है, तो उनका इस्तेमाल जो है अन्य चीज़ों में होता है और काफ़ी यूजफुल केमिकल्स होते हैं वो। तो उन्हीं यूज में से एक यूज है संश्लेषित रेशे के निर्माण में, सी हमारा आंसर। निम्न में कौन जल सोखेगा? आपके पास ऊनी कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है, कपास का कपड़ा है, पॉलिस्टर का कपड़ा है, कौन जल्दी सूखेगा अगर ऐसे आप डालोगे सूखने के लिए? तो पॉलिस्टर का, क्योंकि ये जल कम सोखता है इसीलिए। निम्न में से किस पर तेल और जल चिपकता नहीं है? निम्न में से किस पर तेल और जल चिपकता नहीं है? तो इस पर किसकी कोटिंग होती है? टेफ्लॉन की। बी हमारा आंसर, टेफ्लॉन। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर डैश की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखो, इनके कपड़ों पर डैश की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, यानी आग से बचाने का काम करता है ये कपड़ा। तो इन पर चढ़ी होती है मेलामाइन की परत। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लास 8th में ये चीज़ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। बी हमारा आंसर। निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय है, मतलब कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो सूती कपड़ा, ऊनी वस्त्र, कागज, ये सारे क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है, सारे जो है जानवरों और पेड़ों से प्राप्त होते हैं। तो जो जानवरों पेड़ों से प्राप्त होते हैं उनका अपघटन हो जाएगा। प्लास्टिक थैलियाँ, यहाँ भी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सालों, कई सालों तक ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं, इनका अपघटन नहीं होता। लास्ट सवाल, निम्न में से किसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है? ये है वुड पल्प, इनसे प्राप्त किया जाता है। ये है रेयन, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क। ये जो है ये सेमी सिंथेटिक है, या तो आप सिंथेटिक बोल दो या फिर सेमी सिंथेटिक बोल दो, नेचुरल नहीं है। यहाँ पर केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है इसका, तब जाकर के रेयन का निर्माण होता है। तो बी हमारा आंसर। तो ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर कमेंट में कीजिए, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो उंगली उठा करके लाइक बटन पर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।